हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को, हमारा जो प्रेजेंट मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझ सके। सो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, दैट इज द रीजन हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा। अब ये ग्राउंड बनेगा जहां पे एक एक्सटेंसिव वे से रिवॉल्व होगा। पहले पर्टिकुलर टाइम के सिचुएशन को समझना है ना, कि रिपब्लिक के साथ क्या हो रहा था, क्या राजा के लाइफ में क्या था, ऐसा देखो डिफिनेशन लिखना हम समझ के कुछ भी लिख सकते हैं, अर्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख सकते हो, या कह सकते हो फुलफिल दिया बेसिक नीड्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो डेली लाइफ के आर्टिकल्स हैं उन सब पे इनडायरेक्ट टैक्स के भी फॉर्म में होता था। तो हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 9th का हिस्ट्री, चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को डिस्कस करें, ये बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि इस चैप्टर को पढ़ना ही क्यों है, हम लोग ऐसे चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। सो आज प्रेजेंट टाइम में जो भी मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, जिसको आप लोग डेमोक्रेसी भी कहते हो, ठीक है, उसका फंडामेंटल स्टार्टिंग जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पहले मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं था। इवन आप अगर पता करोगे तो तमिलनाडु में हमारे एंशियंट टाइम से डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन आज प्रेजेंट जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन इसको माना जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जिसका विजुअलाइजेशन नहीं होता। जैसे पॉलिटिक्स शब्द है, कई ऐसे सारे आपको शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस, और ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और कोई भी शब्द अगर आपको क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं दे रहा है, देन ट्रस्ट मी, आप ना तो उस सब्जेक्ट को समझ रहे हो, ना ही उसके एप्लीकेशन को कभी समझ पाओगे। और जो भी स्टडी का पर्पज होता है, उसका पर्पज यही है, मेक यू अवेयर एज वेल एज, ताकि आप उस ज्ञान को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। सिर्फ इतना ही उसका पर्पज नहीं है कि आप जाके जॉब गेन करो, इट्स ऑलवेज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज, ठीक है। तो पॉलिटिक्स शब्द को हम लोग समझते हैं, ठीक। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो भी इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं आज के टाइम में, इंग्लिश सारा का सारा ओरिजिन या तो आपको ग्रीक से मिलेगा या लैटिन। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स शब्द भी बना हुआ है पॉलिटिका, पॉलिटिका शब्द से। पॉलिटिका शब्द को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो इसका मतलब होता है द अफेयर्स ऑफ अ सिटी। एक सिटी जो भी हम लोग अवेयर है, एक शहर है, उसमें क्या क्या मैटर्स होते हैं, उनके मैटर को मैनेज करना, ये पॉलिटिकल शब्द रिप्रेजेंट करता है। या आप सिटी को आप ऐसे ही बोल सकते हो, पॉलिस। जैसे आप लोगों ने कभी एक टर्म सुना होगा, मेट्रोपोलिस सिटी। तो पॉलिस रिप्रेजेंट करता है सिटी, सिटी के अफेयर्स, सिटी के जितने भी अफेयर्स है उसको मैनेज करना ना। अगर हम लोग कह रहे हैं सिटी, तो सिटी में है क्या बेसिकली? सिटी इन द सेंस ऑफ, आप जो है एक छोटा सा गांव भी कंसीडर कर सकते हो, एक बड़ा स्टेट और कंट्री भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ये किस बातों को रिप्रेजेंट कर, अगर मैं एक सिटी को कंसीडर करूं पर्टिकुलरली, तो मुझे पता चलेगा उसमें कुछ लोग आपको मिलेंगे, पीपल, एक गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रहा होगा, लॉ के थ्रू मैनेज कर रहा होगा। और पीपल से भी अगर बड़ा एक टर्म लेना चाहूं तो मैं ले लूं रिसोर्स, मींस इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, इन सबका मैनेजमेंट थ्रू लॉ। यही क्या है हमारा एक तरीके से पॉलिटिका या पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलिटिक्स को अगर और भी ब्रेक करना चाहो तो आप, एक तो हो गया पॉलिटिका, दूसरा हो गया आईसीएस, ये रिप्रेजेंट करता है या तो स्टडी और या फिर प्रैक्टिस भी, प्रैक्टिस को भी रिप्रेजेंट करता है ये। जैसे आपने मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट है उसमें थियरी भी है और साथ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो दोनों ही, तो यहां पे हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। किसी भी जगह का पॉलिटिक्स का मतलब होता है
कि वहां का गवर्नमेंट जो है कैसा लॉ बना रहा है रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। अब रिसोर्स क्या है? पीपल, यानी कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों तरीके के रिसोर्स। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब इस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, मान लो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, दैट्स ओके, इस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए यहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंडिया में कैसे मैनेज किया जाता है। यहाँ पे मान लो हायर लेवल पे मेयर है, इसके अलावा जो है आईपीएस ऑफिसर है, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द सिस्टम। सिस्टम रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिविटी, एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ चीजें फॉलो की जा रही है। जैसे चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम अलग होगा, यहां का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। पॉलिटिकल साइंस, साइंस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल, एक लॉजिकल स्टडी। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आएगा कि वो लॉ जो है कितना लॉजिकली जस्टिफाई कर रहा है, चाहे पीपल को मैनेज करने के लिए, चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अगर वो लॉ गड़बड़ होगा तो उसको फिर चेंज करना, ये सारी चीजें हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग, फिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे रिलेटेड है? सी, जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो रिवॉल्यूशन का जो आउटकम आया वो था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। अब गवर्नमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है तीन अलग अलग तरीके के प्रोसेस को। एक है हमारा लॉ मेकिंग, जो लॉ बनाने का काम करता है। दूसरा है हमारा लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला, और तीसरा है हमारा लॉ को चेक करने वाला। तो ये गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इन सबका ओरिजिन जो प्रेजेंट मेथड ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। अब जनरली आई हैव सीन कि स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स को अवॉइड करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इनको अवॉइड करते हैं। दे जस्ट कंसीडर्ड फॉर मार्किंग, मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाए दैट्स इट, इससे ज्यादा ऊपर जाते नहीं। बट इन रियलिटी आप समझो इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। आप आते तो इसी कैटेगरी में हो, पीपल में, तो आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो, यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर आप पॉलिटिक्स से अवेयर हो, पॉलिटिकल सिस्टम से अवेयर हो, अपने कंट्री की हिस्ट्री से अवेयर हो, देन वेल एंड गुड। और अगर नहीं अवेयर हो तो फिर समझो हम लोग इस पूरे दुनिया में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अदर कंट्रीज भी हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल, तो ऐसा कहा जाता है देयर इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही देखा जाता है। और दुनिया के हर एक कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि आपको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। सी, हमारे कंट्री में कई सारे प्रोटेस्ट, अब उसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? आपने अभी रिसेंटली जेनजी प्रोटेस्ट देखा, और ये कभी भी प्रोटेस्ट होता है, ये अदर कंट्री का इंटरेस्ट है आपके कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का। तो जेनजी प्रोटेस्ट के भी पीछे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ही लगा था। तो ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में नहीं होता है, इवन हमारे कंट्री में। तो हो क्या रहा है बेसिकली, आप पीपल एज ए स्टूडेंट या फिर जो भी आप एक व्यक्ति हो, आपका सिर्फ एज ए नंबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उनको अच्छा फायदा दे रहे हो तब तक तो ठीक है, जिस दिन आप फायदा नहीं दे रहे हो उस दिन आप कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर जस्ट अ नंबर। सी, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे ही कंट्री में एक प्रोटेस्टर कह लो, एक थे सरजिल इमाम, उन्होंने कहा था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के लिए। आज सिचुएशन ये है कि वो व्यक्ति जेल में है और उनको बेल नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। तुम हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की बात करोगे, तुमको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो तुम तो सिर्फ उनके लिए एक नंबर थे, जेल में चले गए, तुमको दोबारा कोई पूछेगा भी नहीं, बेल कराने का कोई कितना भी कोशिश कर लो। बट उसके अलावा जो है, जब ये चले गए तो ऐसा नहीं है कि फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हीं के पीछे पड़ा, वो नए बंदे के पीछे पड़ी है कि नया बंदा कोई आए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कंटिन्यूअसली आपने देखा भी होगा कंट्री के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए। तो जेनजी प्रोटेस्ट यानी कि कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं? जब आप इन सब चीजों से बेहतर तरीके से अवेयर होगे, उसका पार्ट कभी नहीं बनोगे, अदरवाइज आप उसका यूटिलाइज किए जाओगे कंट्री के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्या करना चाहिए प्रोटेस्ट? पहली बात ये कि
किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक रेगुलर इलेक्शन होता है। हमारे कंट्री की बात कर ले, हमारे कंट्री में एक रेगुलर इलेक्शन होता है, यानी कि अगर 5 साल बाद गवर्नमेंट आती है, वो अपने आप को प्रेजेंट करती है, अगर पब्लिक उसको नहीं लाइक करेगी तो चेंज कर देगा। अदर लोग अपना पॉलिसी प्रेजेंट करेंगे कि उनकी पॉलिसी ज्यादा बेहतर, पब्लिक उनको चूज कर लेगा। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के प्रति प्रोटेस्ट करना गलत बात है। दूसरी बात, हमारे कंट्री के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही बेहतर, मेरा मानना है पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको इतने सारे राइट्स दे ही रहा है। अगर मान लो गलती से गवर्नमेंट ने कोई गलत लॉ बना भी दिया सपोज, तो यहां पे हमारा जस्टिस सिस्टम है जो उस लॉ को चेक करेगा, तो हमारा स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम है। तो पॉइंट अगेन वही है। तो क्या प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के प्रति नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। कैसे? अभी रिसेंटली एसएससी ने एक जो भी नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर दिया। अब उस ऑर्डर का सिचुएशन कुछ ऐसा है, उनमें जो पॉइंट्स है कुछ ऐसा है कि जैसे आज एग्जाम दे के आए तो उनके पेपर को डिस्कस नहीं कर सकते हो। उनके पेपर को डिस्कस करोगे तो उन पे फाइन लगेगा, जो टीचर डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट, मतलब कहने का मतलब भाई आप अपना सेपरेट क्वेश्चन बनाओ ना, आप फोकस करो कि कैसे बेहतर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो ऐसे मौके पे तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप अगर एसएससी एस्पिरेंट तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करो कि इस तरीके का डिक्टेटरशिप तो नहीं चलेगा ना। तो गवर्नमेंट के प्रति प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। ऐसे हवाई प्रोटेस्ट नहीं कि जेनजी टाइप का प्रोटेस्ट या कोई भी इस तरीके का प्रोटेस्ट। इवन जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पे इंडिया में भी प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे बहुत सारे लोग, और ये वही लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल नॉलेज जीरो। तो अगर मान लो तुमको प्रोटेस्ट करना है भी, जो जेनजी टाइप का प्रोटेस्ट चाहते भी, और लखनऊ में ट्राई करो ना, लखनऊ में ट्राई करके देखो। घर से बाहर निकलोगे प्रोटेस्ट करने के लिए, वापस जाओगे घर ही नहीं मिलेगा। कभी गलती से ट्राई मत कर देना। तो गवर्नमेंट के प्रति प्रोटेस्ट फालतू है। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। लॉ अगर गड़बड़ है, देयर इज ए प्रोसीजर कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा। अगर मान लो तुम्हारा गवर्नमेंट गलत लॉ बना भी रहा है, मैंने कहा ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतर तरीके का है कि अगर किसी ने पीछे पास्ट में कभी गलत लॉ भी बना दिया तो उसको चेंज करने का प्रोविजन है। तो प्रोटेस्ट का तो कहीं जगह ही नहीं है। प्रोटेस्ट का यहाँ पे जगह है ऐसी जगह पे जहां पे अपना डिक्टेटर शो करेंगे, इस तरीके के ऐसे ऑर्डर शो करके निकाल के अपने एग्जाम पे फोकस नहीं करेंगे कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, क्या कराना है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उन पे जो है इम्पोज कर रहे हैं जो बेचारे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है इस तरीके का ऑर्डर जो फॉलो, जिन्होंने रिलीज किया ऑर्डर वो भी पढ़े लिखे हैं कि ऐसे फर्जी बन गए हैं। खैर, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और मेन चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसके फ्लो को समझने के लिए हमें एक इवेंट को समझना पड़ेगा। एक 14 जुलाई 1789 को हुआ क्या? इस दिन जो है राजा ने किंग ऑर्डर्ड या कमांडेड, कह लो कमांडेड हिज आर्मी टू एंटर इन पेरिस। पेरिस सिटी फ्रांस का एक सिटी है, वहां पे एंटर करने के लिए ऑर्डर किया। ये तो आर्मी ने, राजा ने ऑर्डर किया था। लेकिन पब्लिक में एक र्यूमर फैल गया, पब्लिक में एक र्यूमर ये फैल गया कि किंग ऑर्डर्ड ओपन फायर, कि लोगों को ये लगने लगा कि राजा ने आर्मी को ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया है। इसके कारण जो है क्या हुए, पीपल गैदर्ड, लोग इकट्ठा हुए। कितने पीपल थे? लगभग 7,000 लोग, लगभग 7,000 पीपल इकट्ठा हुए और इन्होंने अपनी आर्मी बनाई। दे फॉर्म देयर ओन आर्मी, इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाया। अब ये क्योंकि एक सिविलियन आर्मी था तो इसको बोला जाता है, ऐसे सिविलियन आर्मी को टर्म दिया जाता है मिलिटिया। तो ये आर्मी इन्होंने क्यों बनाया था? पब्लिक ने डिसाइड किया कि हम जो है
जो राजा के जो आर्मी है उनसे लड़ेंगे, उनके अगेंस्ट जो है लड़ाई करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसके लिए इनको चाहिए था आर्म्स, दे नीड आर्म्स, आर्म्स एम्यूनिशन, मतलब वेपन चाहिए था। तो वेपन के लिए इनके पास सबसे बेहतर तरीका ये था कि ये जाकर जो भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स वगैरह है वहां पे अटैक करें, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस से हो सकता है मिल जाएगा। तो इसीलिए ये लोग पेरिस के ईस्ट में गए, ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में एक फोर्ट्रेस था, जैसे किला, किला होता है वो किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के पहले के टाइम पे अटैक वगैरह ज्यादा होता था, तो बाहर के साइड में एक किला बना देते थे, उसका काम था कि अपने कंट्री को डिफेंस करने का। तो वहां पे आर्मी वार्मी होती थी। तो ये जो फोर्ट्रेस था एज ए जेल भी काम करता था। और इसी फोर्ट्रेस टर्म को, इस साइड में क्या था इनका फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस टर्म को, फोर्ट्रेस का मतलब किला, इसी फोर्ट्रेस टर्म को जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बोला जाता है बेस्टाइल। क्या बोला जाता है? बेस्टाइल। तो इस किले में जो है, ये किला था, इस किले में जो है प्रिजन भी थे, प्रिजनर भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग भी, तो जब इन पे अटैक किया तो जो भी यहाँ के ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स को मार दिया गया, किल्ड आर्मी, यहाँ के आर्मी को, ऑफिसर्स को मार दिया गया। साथ में लगभग 7 प्रिजनर्स थे, यहां से वो भाग गए। और इस पूरे किले को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इवन डिस्ट्रॉय का आप लेवल समझ लो, डिस्ट्रॉय का लेवल ये था कि जो इसके फोर्ट्रेस के पार्ट्स थे, फोर्ट्रेस के पार्ट्स थे, उसको ले जाके सोल्ड किया गया मार्केट में, और लोगों ने खरीदा भी, जिसको एज ए सोवेनियर, मतलब मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक राजा का रूल हुआ करता था इस तरीके से, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सोवेनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इसको खरीदा भी। तो ये इवेंट हुआ। साथ में पेरिस सिटी का सिचुएशन क्या था? पेरिस सिटी में जो प्रोटेस्ट वगैरह और पब्लिक डिस्टर्बेंस के कारण, पेरिस सिटी में पब्लिक डिस्टर्बेंस के कारण यहां का जो फूड प्राइस था, फूड प्राइस वो भी बहुत हाई हो गया था, फूड प्राइस बहुत हाई हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं था, जो विलेज एरिया था, विलेज एरिया में भी प्रोटेस्ट फैल गया था, प्रोटेस्ट जो है फैल गया था। अब जब इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो ये इस इवेंट को एक चेन ऑफ इवेंट में कंसीडर किया जाता है, चेन ऑफ इवेंट। इन इवेंट्स को इवेंट का एक चेन की तरह कंसीडर किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशन और एंड होता है कहां पे? एग्जीक्यूशन ऑफ, एग्जीक्यूशन मतलब मार देना, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। जैसे फांसी की सजा होती है वैसे ही एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। सो पॉइंट क्या है इस चैप्टर का? होल पर्पस ये है कि पीपल, किंग एंड आफ्टर, कि लोग जो है राजा से क्यों परेशान थे। अब अगर राजा से परेशान थे तो उन्होंने राजा के साथ किया क्या, राजा के साथ कुछ हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ। द होल फ्लो ऑफ स्टोरी इज लाइक दिस। तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम के सिचुएशन को समझना है ना, कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा था, क्या राजा के लाइफ में क्या था, ऐसा क्या बात था जो राजा ने कुछ ऐसा किया। और राजा, क्योंकि हमें पता है राजा डेथ कर जाएंगे, राजा के डेथ होने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ। इवन वहां की जो पब्लिक थी उसने भी ये चीज उम्मीद नहीं किया था कि इतना हैवी लेवल का हो जाएगा। सो द फ्लो ऑफ स्टोरी यही है, हमें पब्लिक के लाइफ की स्टोरी को समझना पड़ेगा, पब्लिक के प्रोस्पेक्ट को, साथ में हमें दूसरा प्रोस्पेक्ट, हमें राजा के प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा और उनके बाद के इवेंट्स को समझना पड़ेगा इस होल चैप्टर में। ठीक है, इसको बिठाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने 14 जुलाई 1789 वाले इवेंट को जाना, बट अचानक से तो ऐसा इवेंट होता नहीं है, तो उसके बैकग्राउंड को हम लोग चेक करते हैं, समझते हैं 18th सेंचुरी में फ्रांस का सिचुएशन क्या था। 18th सेंचुरी फ्रांस, फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी। तो 18th सेंचुरी का मतलब है 1700 समथिंग, ठीक है,
ये एस का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1701 1799 तक 18th सेंचुरी में कंसीडर है। तो फ्रांस, अगर फ्रांस की बात करें तो वहां पे मेजर अगर देखा जाए तो पब्लिक है, पीपल और किंग, किंग है और पब्लिक है। पहले किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इनका क्या लाइफ था। 1774 में लुइस 16 को जो है राजा बनाया गया, बिकम किंग। जो फ्रांस के नए राजा थे 1774 में एक नए राजा बने। इनकी एज लगभग 20 साल थी, 20 साल के ये राजा थे। बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। फैमिली क्या थी इनकी? बॉर्बन फैमिली। इनका शादी हुआ था ऑस्ट्रियन प्रिंस से। ऑस्ट्रिया बेसिकली वहीं पे फ्रांस के पास ही है, ऊपर स्विट्जरलैंड के पास। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, नाम था उनका मैरी एंटोनी। अगेन ये नाम वगैरह का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक अगर हो जाए तो आप लोग ये सब चीजें एडजस्ट कर लिया करो। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे भी अगर हो रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है, बुक में चेक कर लियो। सो 20 ईयर्स इनकी शादी हो गई थी। बट इनका मेजर प्रॉब्लम, जब ये राजा बने, ही फाउंड दैट कि इनका जो ट्रेजरी था, खजाना ट्रेजरी था, वो एम्प्टी था, मतलब खाली था खजाना। इनका जो ट्रेजरी था वो एम्प्टी था। उसका रीजन पता किया तो एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन्होंने जो अमेरिका का वॉर, देखो 1774 की बात कर रहे हैं, इस टाइम पर जो है अमेरिका इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था। अमेरिका की अगर बात करें, देखो आप, अमेरिका का मैं मैप बना रहा हूं, ठीक है, अभी बस समझने के लिए। तो इधर 13 कॉलोनीज थी ईस्टर्न साइड में, 13 कॉलोनीज। अब ये कॉलोनी था किसका? ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन वालों का। तो यही कॉलोनी वाले लोग जो है ब्रिटेन से झगड़ा कर लिए, खुद को आजाद कराने के लिए, अलग करने के लिए। इनको सपोर्ट करने का काम, यानी कि स्पॉन्सर कर रहे थे ये वॉर को। अब कौन सा वॉर? अमेरिकन कॉलोनियल वॉर, उसको सपोर्ट कर रहे थे। बाद में ये 13 कॉलोनी, ये लोग जो है बाद में इसको अटैक करके फिर बाद में इतना बड़ा अमेरिका बनाए। पहले शुरुआत में इतना बड़ा अमेरिका नहीं था, सिर्फ इतना था। तो ये स्पॉन्सर कर रहे थे अमेरिकन कॉलोनियल वॉर को, क्योंकि इनका झगड़ा, ये फ्रांस वालों का झगड़ा ब्रिटेन वालों से था, ठीक है। ये इंग्लैंड वालों से बहुत नफरत करते थे, तो इनका आपस में झगड़ा था, इसलिए ये इनको सपोर्ट करते, भाई तू लड़, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वॉर के कारण इनके ऊपर जो लोन है, उधार, मोर देन 2 बिलियन लिवरेज इनका जो है फ्रेंच करेंसी था। क्या था? फ्रेंच करेंसी। तो एक तो पैसा इनका यहां पे जा रहा था, खत्म। इवन अकेले वॉर में जो है 1 बिलियन का ऐड इसी ने किया था। 1 बिलियन लिवरेज का एडिशन जो है इसी ने किया था अकेले। तो वॉर में तो ये पैसा खूब बहा रहे थे, क्योंकि इनका जो है ब्रिटेन वालों से नफरत था, इसलिए। दूसरा, इनका खुद का लेविश लाइफ जो ये लोग अपने जीते थे पैलेस ऑफ वर्सेली में। तो पैलेस ऑफ वर्सेली में जिस तरीके का ये लाइफ जी रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा पैसा कंज्यूम करता था। तो इनका खुद का लेविश लाइफ, वहां पे इनके पैसे जा रहे हैं। मैं ये जो डायरेक्शन दे रहा हूं, ये मनी का आउट होने का डायरेक्शन, इनके जो ट्रेजरी से आउट हो रहा था, ठीक है। तीसरा, इन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे थे। पैसा इनका आया कैसे था? लोन से, ठीक है। अब ये लोन ले रखे थे तो लोन का इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, तो एक ये भी था, इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, वो भी एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% इनको हैवी लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, ठीक। तो इस तरीके से तो इनका पैसा जो है क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। लोन से पैसा एक थोड़ा सा एंटर हुआ, अगेन ये निगेटिव तरीके का है। तो लोन से पैसा आया, और कहां से इनका पैसा आता था? इनका पैसा आता था
टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से जो पब्लिक पे करती थी, और कुछ पैसा आता था इनडायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से। तो राजा का सिचुएशन तो ये था। ठीक है, अब हम लोग पब्लिक के प्रोस्पेक्ट को समझते हैं। 18वीं शताब्दी के टाइम पर फ्रांस का जो सोसाइटी था वो फ्यूडल सोसाइटी था। कैसा था? फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी। अब फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम कहां से टर्म आया हुआ है? अगर मैं इसको कहूं तो ये टर्म लिया गया है फीफ टर्म से। फीफ का मतलब होता है लैंड। इनके लिए लैंड इज इक्वल टू पावर, और लैंड इज इक्वल टू पावर एंड वेल्थ। यही था, पावर भी यही है और वेल्थ भी यही है। तो सारा सिस्टम जो इनका लैंड बेस्ड ही था। अब उसमें था क्या? अब इसको आप समझो, एक बड़ा सा लैंड एरिया है, ठीक है, एक बड़ा सा लैंड एरिया है। अब इस पे किंग जो है रूल कर रहे हैं। अब किंग तो अकेले रूल करेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इस लैंड को छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट कर दिया। इसमें जो है एक एरिया दे दिया अपने किसी भाई को, जो भी इनके नजदीकी है। तो वो जो इस पूरे एरिया पर कंट्रोल करते थे उनको बोला जाता था नोबल्स। तो ऐसे अलग अलग पार्ट बना दिए ये नोबल्स। अब ये नोबल्स का काम क्या रहता था? नोबल्स का काम रहता था राजा के पास पैसे देना, मनी, और कुछ आर्मी मेंटेन करना कि कल को अगर मुझे जो है राजा से लड़ना है, मतलब राजा से लड़ना मतलब राजा भी चाहेंगे ना कहीं और जाके और ज्यादा जमीन इकट्ठा करे, क्योंकि अगेन आप इस सिस्टम को ध्यान में रखना, जितना ज्यादा लैंड उतना ज्यादा वेल्थ, जितना ज्यादा वेल्थ उतना ज्यादा पावर। तो ये क्या करते थे, आर्मी और पैसा मेंटेन करना, यानी ये टैक्स लेते थे पब्लिक से और ये पे करते थे किंग को, और अपने नीचे यानी कि छोटे एरिया में आर्मी हेड को दे देंगे उसको संभालने के लिए छोटे एरिया। तो यहां के जो मेंटेन करते थे उनको बोला जाता था नाइट्स। इनका काम क्या रहता था, उस एरिया में जो है पैसे वगैरह कलेक्ट करना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, जो भी है, और साथ में आर्मी को भी मेंटेन। तो ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये एक इनका इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, फ्यूडल सिस्टम। लेकिन सोसाइटी की बात करें तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड था, जिसको बोला जाता था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, और है थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब जो चर्च के पादरी वगैरह होते हैं ना, चर्च से रिलेटेड बंदे, जो वर्शिप वाले बंदे थे, ठीक है, वो। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबल्स, एंड थर्ड स्टेट में आते थे बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लेबर्स, आर्टिसंस, बाकी सभी। कहने का मतलब आप नोबल अंदाजा लगा सकते हो, जो ज्यादा राजा के करीब हो, राजा के फैमिली मेंबर्स ही ज्यादातर होते थे, वो लोग बिजनेसमैन और ये सारी चीजें। अब था क्या, ये जो फर्स्ट स्टेट थे और सेकेंड स्टेट, इनको बाय बर्थ ही प्रिविलेज था, बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था, मतलब फायदा। और इनको नहीं था। अब अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 90% जो पॉपुलेशन था वो था पीजेंट्स। ध्यान से समझना इस बात को, 90% पॉपुलेशन था वो पीजेंट्स, और इन्हीं पॉपुलेशन में से, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है वो कितने लैंड एरिया पे कवर करता है? देखो 60% जो इनका लैंड एरिया था, लैंड कवर्ड मींस लैंड अंडर या ओन्ड बाई, यानी लैंड के जो मालिक थे वो या तो क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट के लोग थे, या नोबल्स थे। नोबल्स तो खैर ज्यादा ही होंगे, नोबल्स ही थे। और कुछ जो है थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट।
थर्ड स्टेट। तो एक बात तो समझ में आ गया ना कि ज्यादातर जो पीजेंट काम कर रहे हैं वो लैंडलेस पीजेंट्स हैं। ठीक है। अब जो उस टाइम पे स्ट्रक्चर था कि जो टैक्स पे करना रहता था, वो सारा टैक्स पे करने का काम कौन करते थे? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट पे ऑल टैक्स। अब ये क्या थे? इनके पास बाई बर्थ, यानी जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड वाले स्टेट थे, इनके पास प्रिविलेज, मतलब इनका फायदा क्या था? इनके पास कुछ अधिकार हुआ करते थे, स्पेशल राइट, यानी पैदा होते ही कि दे डोंट नीड टू पे टैक्स, डोंट नीड टू पे टैक्स। इनको टैक्स पे नहीं करना है। साथ में इनको यह भी अधिकार है, यानी कि अगर मैं क्लर्जी की बात करूं, फर्स्ट स्टेट वालों की, ये लोग थर्ड स्टेट स्पेशली जो है पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाते थे। टैक्स क्या लगाते थे? जिसका नाम था टिथ। टिथ एक तरीके का टैक्स था जो भी एग्रीकल्चर ये प्रोड्यूस करते थे, पीजेंट्स एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/10, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उसका 1/10 जो है पीजेंट्स को पे करना रहता था। कौन पे करते थे? पीजेंट्स। पहला टैक्स यहां पे देख लिए। इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग जो है नोबल्स के पास था, तो नोबल्स क्या करते थे? कभी कभी फ्यूडल ड्यूज के फॉर्म में इनके पास भी अधिकार था कि ये फ्यूडल ड्यूज के फॉर्म में पीजेंट से क्या लेते थे। जैसे मान लो अब कोई पीजेंट है, इनके एग्रीकल्चर लैंड पे खेती किया, तो भाई उसका रेंट दे दो। तुमने उगाया तो इसका रेंट दो, क्योंकि लैंड मेरा है। दूसरा, अपने घर के डोमेस्टिक काम में भी लगवा देते थे, डोमेस्टिक वर्क में भी लगवा देते थे। कौन ये कर रहा है? पीजेंट्स ही कर रहा है। और साथ में कभी कभी इनको भेज देते थे आर्मी में लड़ने के लिए। तो ये फ्यूडल ड्यूज में आ गया कि फ्यूडल जो नोबल्स वगैरह ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं पीजेंट्स का। इसके अलावा पीजेंट राजा को डायरेक्ट टैक्स पे करता था, जिसका नाम था टेल। अगेन ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कहीं कहीं मैं गलत कर जाऊं, सो प्लीज आप अपने बुक को चेक करके इनके सही स्पेलिंग को लिख लेना और जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो चेक कर लेना। सो अपार्ट फ्रॉम दिस टेल, पीपल आल्सो पे, यानी कि थर्ड स्टेट वाले जो है टेल पे कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम दीज टैक्सेस, पीपल आल्सो पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे? जैसे कोई गया बंदा सॉल्ट खरीदने के लिए, तो जो सॉल्ट खरीदा, ये तो डेली लाइफ की चीज है, सॉल्ट हो गया, है ना, शुगर हो गया, इनके लाइफ में टोबैको भी था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो डेली लाइफ के आर्टिकल्स हैं, उन सब पे इनडायरेक्ट टैक्स के भी फॉर्म में होता था। तो अगर हम लोग इस चीज को पूरे ऑब्जर्व करें तो हमें यह समझ में आएगा, इट वाज द थर्ड स्टेट हु फाइनेंस द गवर्नमेंट, या कह सकते हो हु फाइनेंस द इंटायर फ्रांस, क्योंकि ये इनको भी पे कर रहे हैं, इनको भी। तो फाइनेंशियल बर्डन पूरी तरीके से किसके ऊपर है? फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर है? थर्ड स्टेट के ऊपर। तो आप सोच के देखो कि इनकी लाइफ जो है उस टाइम पे क्या चल रहा था। किस टाइम पे? 1774, यानी कि 18th सेंचुरी के आसपास। अभी रिवॉल्यूशन हुआ नहीं है, रिवॉल्यूशन हम लोग बाद में कराएंगे। अभी का जो सिचुएशन है वो समझो आप, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने फ्रांस के सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि टेथ क्या होता है, तो आप इजी वे से लिख सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट स्टेट, या कह सकते हो क्लर्जी, एंड पेड बाय द पीजेंट्स, विच इज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या होगा टेल? तो ये भी डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड स्टेट टू द किंग। तो ये सारे बेसिक डिफिनेशन आप लिख सकते हो। तो हम लोगों ने सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ लिया। अब जरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी पब्लिक के बारे में समझते हैं। तो ये है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो फ्रांस के लोग जो है
सरवाइव क्यों, मतलब स्ट्रगल क्यों कर रहे थे अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो समझो इस बात को। फ्रांस का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था, फ्रांस 1715 में, 1715 में लगभग यहां पे 23 मिलियन पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था? 23 मिलियन, बहुत कम था, ठीक है। और 1789 में पॉपुलेशन बढ़कर कितना हो गया था? 28 मिलियन। सी एक चीज और, हम लोग बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के लास्ट में। ये वो टाइम है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है अच्छा खासा चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खूब हो रहा था। इस टाइम पर हर एक जगह फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश हो रहा था, तो जो गांव के भी लोग थे वो फैक्ट्री में आके काम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही अब इस कंटेक्स्ट में हम समझेंगे, दिमाग में ये रखकर पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक, इसके कारण जो है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़ा हर चीज का। अब ज्यादा लोग होंगे तो उनको ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होगी ना, स्पेशली फूड की बात करते हैं, सबसे बेसिक चीज तो यही है ना, फूड का डिमांड भी बढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि द वे फूड डिमांड इंक्रीज, जिस तरीके से फूड का डिमांड बढ़ा, फूड का जो सप्लाई था या फिर प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज इन सेम पेस। जिस स्पीड से फूड का डिमांड बढ़ा उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। अब प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई, ये क्या हो गया? डिमांड हमारा ज्यादा है, सप्लाई हमारा कम है। अब इसके कारण क्या होगा? उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइस जो है बढ़ गया, फूड प्राइस बढ़ गया। अब आप सोचो, अब ये सिटी के बारे में, सिटी एरिया में वर्कर्स हुआ करते थे, क्योंकि मैंने कहा ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो वर्कर्स ज्यादातर सिटी एरिया में जाके काम करते थे। इनके जो मालिक थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, इन्होंने इनके वेज को फिक्स कर रखा था, मतलब सैलरी इनकी फिक्स कर रखी थी, सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं। जो भी अर्न कर रहे थे, अब उनको सपोज करो आप पहले 10 रुपया मान लो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और 2 रुपया खर्च करते थे खाने पे। अब आज क्या हो गया कि इनको 6 रुपए खाने पे खर्च करना पड़ रहा है, एक हाइपोथेटिकल। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आप देखो, अगर मान लो एक वर्कर जो है बोले कि नहीं नहीं सर आप सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, भाई जाओ और वर्कर है काम कर लेंगे वो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी खतरा था ना। अब इसके कारण क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर जो पुअर और रिच का गैप था वो बढ़ गया। कोई अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जो पुअर है तो पुअर ही रह जा रहा है। तो ये लीड किया, इन सबके कारण जो है पीपल के लाइफ में क्या था? इट्स अ काइंड ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और उसमें भी ये कब ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता था, कभी कभार मान लो जो है ड्रॉट सिचुएशन आ गया तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने पे तो प्रोडक्शन और नहीं होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी और खत्म हो जाएगा, तो और ज्यादा बर्बादी। कभी इनका जो हार्वेस्ट है वो बर्बाद हो गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम। तो इसको बोला गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। दिस लीड टू दी सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन पीपल्स लाइफ। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? इट्स एक्सट्रीम सिचुएशन in which people struggle to earn for their basic needs। या फिर देखो डिफिनीशन लिखना हम समझ के कुछ भी लिख सकते हैं, अर्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख सकते हो, या कह सकते हो फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो फुलफिल करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। ये सबसे, ये ज्यादातर वहां के लोग झेल रहे हैं।
तो आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपको पब्लिक का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, यहां तक सब्सिस्टेंस क्राइसिस एग्जाम में आएगा, आप इजी वे से लिख सकते हो, समझ में आया कंसेप्ट? गुड। आगे अब देखते हैं कि चलो ठीक है, आपको सबसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो आपने अगर मान लो कल को रिवोल्ट किया भी तो उसके पीछे कॉज, मतलब कॉज तो चलो समझ में आ गया, वो विजन क्या था जिसके थ्रू आपने रिवोल्ट किया या फिर गवर्नमेंट चेंज किया, उसके बारे में आगे देखते हैं। इसको मिटाते हैं। तो अगला पॉइंट है मिडिल क्लास प्रिविलेज, सॉरी मिडिल क्लास एंड वाइसेस, मतलब उनका एक तरीके से विजन जो अल्टीमेटली लीड किया एन एंड ऑफ प्रिविलेज। अब इसको समझते हैं। हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण एक नया क्लास सोसाइटी डेवलप हुआ। बेसिकली जो पीजेंट्स वगैरह थे, पीजेंट्स पहले इनका जो लाइवलीहुड था बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड था? नोबल कह लो आप या फिर कह लो राजा के ऊपर। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था कि पीजेंट और वर्कर्स ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इन लोगों ने फूड के प्राइस के ऊपर, फूड स्कार्सिटी, इसको लेकर, इसके अलावा जो इनकी टैक्स को लेकर प्रॉब्लम था, टैक्स में जो इंक्रीज हुआ था, इसको लेकर इन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है लार्ज स्केल पे स्प्रेड नहीं हो पाया, नॉट स्प्रेड एट लार्ज स्केल। अगेन इन सब चीजों का रीजन ये होता है कि लोगों के पास, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों के पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको कोई आइडिया। दैट इज द रीजन इनका प्रोटेस्ट लास्ट मतलब कि अच्छे से फैल नहीं पाया। वहीं अगर हम सोसाइटी की बात करें, ज्यादातर जैसे लोग थे वो तो डायरेक्ट राजा पे डिपेंड करते थे, उनके ही लैंड पे जो है वो पीजेंट, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा ना 90% उस टाइम पे पॉपुलेशन पीजेंट का था। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण एक नया क्लास डेवलप होने लगा, मींस ऐसे लोग आने लगे जो वर्कर्स हैं सोसाइटी में, जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये वो लोग थे, वो किस तरीके के काम में इंडल्ज हैं? जैसे ये ट्रेड में इन्वॉल्व है, स्पेशली ओवरसीज ट्रेड, पूरी दुनिया में अपने सामान को बेच रहे हैं। जब पूरी दुनिया में जो बंदा घूमेगा तो उसको नए नए आइडियाज भी तो मिलेंगे। तो ये नए नए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सामान का, है ना। इनमें से कुछ लॉयर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल्स है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं और ये वो लोग हैं हु गेट एजुकेशन, इनको एजुकेशन अच्छे से मिल रहा है, नए नए आइडियाज को लर्न कर रहे हैं। और आप ध्यान देना, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली राजा पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, नए नए आइडियाज पे। तो इनका क्या डिमांड था? ये वो लोग हैं जिनका डिमांड ये था कि किसी भी तरीके का सोसाइटी के अंदर कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, जो सोशल स्टेटस होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, सोशल स्टेटस होना चाहिए किसी का भी, वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? वो पूरी तरीके से डिपेंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन के मेरिट पे। मेरिट मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, अकॉर्डिंगली, है ना। मेरिट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी बातें डिस्कशन में है और ये चाहते थे कि कंट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, मींस सोसाइटी कुछ ऐसा हो जहां पर सभी लोगों को फ्रीडम हो, सभी के पास फ्रीडम हो, सभी के पास सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल सोशल स्टेटस हो। स्टेटस तो नहीं कहेंगे, इक्वलिटी
यानी सोसाइटी में उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, तो इक्वलिटी कह लेते हैं। उनके पास इक्वलिटी हो, उनके पास भेदभाव ना हो, और सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये आइडियाज थे जो पूरे फ्रांस के सोसाइटी में स्प्रेड हो रहे थे। इन्हीं आइडियाज के बेसिस पे कुछ उस टाइम के फिलोसोफर थे जो बड़े फेमस हुए, उनके आइडियाज भी ऐसे थे। जैसे एक थे जॉन लॉकी, एक थे जीन जैक राउजी, और एक ऐसे ही इनके फिलोसोफर थे जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। अगेन मैं कह रहा हूं कहीं पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज अवॉइड करना, आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो जॉन लॉकी का कहना यह था, इन्होंने एक बुक लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें इन्होंने ये कहा कि हमें जो है राजा को कभी भी गॉड की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कंसीडर किंग एज अ डिवाइन पावर। मीन्स जो राजा है, किंग है, शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ गॉड की तरह मत कंसीडर करो। अब अगर वो गॉड नहीं है, मीन्स ही शुड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट पावर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वही सही है, चांस होगा कि उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है ना। तो इन्होंने ये आइडिया दिया। पहला चीज ये कि प्रिविलेज वाला कंसेप्ट यहां से एंड हो रहा है, इस आइडिया से। जो सोसाइटी में प्रिविलेज वो एंड हो रहा है कि तुम राजा को जो है बिल्कुल भी वो मत समझो, जब राजा ही जो है गॉड नहीं है तो बाकी सब तो नॉर्मल कंसीडर किए जाएंगे। जीन जैक राउजी ने क्या कहा? जीन जैक राउजी ने कहा कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप गवर्नमेंट बनाओ, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन जो होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या, आप समझो ध्यान से। इसका कहना यह है, इनका कहना यह है कि जो गवर्नमेंट एक होना चाहिए, ठीक है, जो गवर्निंग का जो एक्टिविटी को ध्यान में रखे, उनमें जो मेंबर्स होने चाहिए उनके बीच और उनके लोगों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यही से तो आया इलेक्शन वाला कंसेप्ट कि एक पर्सन होगा, वो हमारी बातों को, मान लो मैं एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं जो है उस सोसाइटी के लोगों के जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखूंगा, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी में इंडल्ज होगा। तो जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनना चाहिए। किसके किसके बीच में? सोसाइटी, सोशल के जो लोग हैं सोसाइटी के, और उनके रिप्रेजेंट। और मोंटेस्क्यू का कहना यह है कि जो आप गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो ना, ये जो गवर्नमेंट आप फॉर्म कर रहे हो ना, इसकी जो एक्टिविटी है वो सेपरेट होना चाहिए। यानी कि ही टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि अगर मैं कहूं ब्रॉड तरीके से, गवर्नमेंट को मैं 3 मेजर काम में डिवाइड कर दूं, तो एक हो गया मेरा लॉ मेकिंग, जो लॉ बनाएगा वो अलग होना चाहिए। एक वो जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, और एक वो जो लॉ को चेक करेगा कि वो पब्लिक के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो लॉ मेकिंग वाला हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, एंड जुडिशरी। जैसे मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। अब ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन मोदी जी जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं है, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बात की बात है कि फिर उसको जो है आप आगे एक्सटेंशन कर सकते हो कि हाँ हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी चीज वो अलग चीज है। बट वो सिर्फ और सिर्फ जो है
पार्लियामेंट में सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार से बैठते हैं, उनका पोस्ट बात अलग है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तब वो प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कहा पावर का डिवीजन होना चाहिए। अब ये सारे डिस्कशन, ये अलग अलग आइडियाज, ये वो आइडियाज हैं जो सोसाइटी में इक्वालिटी, इन सब चीजों को स्टैब्लिश कर रहा है, जहां पे सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव सोशल के हिसाब से है, गॉड, राजा को गॉड नहीं माने, ये सारे आइडियाज उसी टाइम पे जब अमेरिका में रिवॉल्ट हुआ, अमेरिकन इंडिपेंडेंस जब हुआ, तो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में इन आइडियाज को स्टैब्लिश कर दिया, इन जो आइडियाज को इसको स्टैब्लिश कर दिया। तो अब ये बात कब होगा? फ्रांस का जो स्ट्रगल था, सॉरी अमेरिका का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो 1775 में, हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्रांस का स्ट्रगल वो 1789 में। तो इस टाइम पर 1789 में अब फ्रांस के लोग क्या करते थे, कोई बंदा है वो सैलून में बैठा हुआ है, वो बुक्स वगैरह पढ़ रहा है, बता रहा है यार जो मोंटेस्क्यू उन्होंने ये आइडिया दिया हुआ है, कोई कॉफी हाउस में बैठा हुआ है, बुक्स वगैरह को, न्यूज़पेपर को रीड करके लोगों को अवेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम है, पीपल प्रॉब्लम झेल रहे हैं, पीपल हैव विजन कि करना क्या है, करने के बाद किस तरीके से स्ट्रक्चर प्लान करना है, ये सारा चीज उनके माइंड में सारा कुछ आ चुका है। हर एक व्यक्ति इन सब चीजों से अवेयर हो गया है फ्रांस में, स्पेशली 1789 के आसपास, ठीक। इसी समय पे अब हम लोग अब अगर राजा पे जाए तो राजा जो है उस अपने एम्प्टी ट्रेजरी के बारे में दुखी था, तो उसको जो है अपना ट्रेजरी क्या करना था, फुल करना था, ट्रेजरी में पैसे बढ़ाने थे। और लोगों को इसी दौरान जो है एक न्यूज पता चला कि राजा जो है, किंग जो है, टैक्स इंक्रीज करने वाला है, प्लान टू इंक्रीज टैक्स। तो सोच के देखो, पब्लिक ऑलरेडी फेसिंग सब्सिस्टेंस क्राइसिस झेल रहा है, ऊपर से अब जो है राजा और टैक्स बढ़ाने वाला है, पब्लिक दुखी है, वर्कर्स, मिडिल क्लास, ये जो नए तरीके के क्लास बन रहे हैं, ये कौन है? थर्ड स्टेट वाले ही है ना, जिसके ऊपर सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन है। अब ये ग्राउंड बनेगा जहां पे एक एक्सटेंसिव वे से रिवॉल्ट होगा। पहले भी जो रिवॉल्ट हुआ था उसका अच्छे से सक्सेस ना होने का रीजन यही था, एट दैट टाइम पीपल हैड नो विजन, उस टाइम पे लोगों के पास वो विजन नहीं था। अब जो 1789 में होगा, पीपल के पास एक क्लियर विजन है कि हमें अचीव क्या करना है, ठीक है। एंड वी नो नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें भी कुछ फ्लॉ होगा, कुछ कमियां होगी, रिवॉल्ट होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो है कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। हाँ, इसके ऊपर जो देखो आपके दिमाग में कहानी क्लियर होना चाहिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन आंसर लिखाना मुझे कम सही लगता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो आगे हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।